Okay, so this is the first video on the topic C language. तो C language है क्या चीज़ और उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसी के बारे में डिटेल्स में जाते हैं। लेकिन पहले ये ज़रूरत क्यों पड़ा, C लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है हमें, और उसके बाद तो जो भी हो, बेसिक्स कंप्यूटर क्या होता है ये सब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, रैम रोम ये सब थोड़ी बहुत आइडिया होगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग अगले मीटिंग में उसको डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो जो तुम जानते हो कि हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो एक डिजिटल मशीन है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है कि वो जो अंदर वो जो समझता है, जो हार्डवेयर हम लोग बना लेते हैं कंप्यूटर, तो वो जो जिस भाषा को जिसको वो समझता है वो वन एंड ज़ीरोज़ में है, बाइनरी जिसे कहते हैं, जैसे 10110 इस तरह से। ठीक है, तो ये बाइनरी फॉर्म में अगर तुम कुछ कहोगे उस हार्डवेयर को तो वो समझ पाएगा, लेकिन अदर देन दैट वो कुछ नहीं समझता। डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए बाइनरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि सी को बोलो प्रिंट करने के लिए हेलो, तो शायद उसको तुम्हें ये ऑर्डर देने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा 1101010 इस तरह से, सपोज 20 बिट्स ऑफ वंस एंड जीरोज। क्या तो ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम 10 डिजिट का ये बाइनरी नंबर तुम याद करके रखो? सिर्फ प्रिंट हेलो के लिए अगर 20 डिजिट याद करना पड़ेगा, तो बड़े बड़े कामों के लिए तुम्हें कितना कुछ याद करना पड़ेगा बाइनरी। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी पता है। तो अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक और नंबर सिस्टम ला देते हैं जो क्या करता है, 3 बाइनरी को एक नंबर से डिनोट करता है, जिसे हम लोग ऑक्टल कहते हैं। सोचो ये 20 डिजिट का जो बाइनरी नंबर है वो तुम्हें कुछ इस तरह से याद रखना पड़ेगा, 72564983 समथिंग लाइक दिस। चलो अब 20 नहीं है, कम हो गया है, 8 डिजिट का हो गया या कुछ, अगर 3 करके पकड़ो तो कितना होता है देख लो। क्या ये भी पॉसिबल है तुम्हारे लिए? फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, 4 करके बाइनरी को ले लेते हैं और उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर कहेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर कहेंगे। तो अब शायद ये 8 डिजिट से 6 डिजिट तक आ गया। सिर्फ प्रिंट हेलो के लिए 6 डिजिट नंबर तुम्हें याद करने होंगे। इस तरह से कितने नंबर्स याद करने पड़ जाएंगे? तो ये पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रहा। जब तक ये रिसर्च लेवल तक था तो उन लोग का काम था, तो वो लोग शायद याद कर भी लेंगे। लेकिन अगर ये कॉमन पब्लिक में ये लाना पड़ेगा तो इस तरह का नंबर्स नहीं चलेगा, कुछ और सोचने की ज़रूरत पड़ी। तो अब कहें, अब होने ये लगा कि चलो सी, अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, उसके हार्डवेयर से कोई काम करवाना है, तो मुझे उसको ऑर्डर देने होंगे। ऑर्डर तो बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में देने होंगे, नहीं याद हो रहा है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज का ही पकड़ लो। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज इतना फ्लॉड है कि उसका जो सेंटेंसेस है उनका अलग अलग मीनिंग, जैसे फ्लाई का कितने सारे मतलब हो सकते हैं। फ्लाई का मतलब हो सकता है कि उड़ो, फ्लाई का मतलब हो सकता है कि बग जो होता है फ्लाई, इस तरह से बहुत सारे। तो तुम लोग जानते ही हो कि इंग्लिश का जो सेंटेंसेस है उनका एक सेंटेंस का ही कितने सारे मीनिंग होते हैं। तो अब ये तो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लैंग्वेजेस कंप्यूटर के लिए परफेक्ट नहीं बन पा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज को इन्वेंट करते हैं, और उस लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स को सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के बाद उसी भाषा में लिखेंगे। हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कुछ कहते हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम एक काम करो, तुम हाई लेवल ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ लिखो जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंग्लिश लाइक होते हैं, लगभग इंग्लिश जैसे होते हैं, तो उन्हें लर्न करना हम ह्यूमंस के लिए आसान होता है। तो उसमें हम लोग लिखेंगे, वो जमा किया जाएगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है उसके पास, और वो क्या करेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में बदल देगा या लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा।
ठीक है। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस सॉफ्टवेयर ने ले लिया है, जिसे हम लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, बहुत तरह के नाम से जानते हैं, ट्रांसलेटर लैंग्वेजेस कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब जब हमारे लिए ये बन चुका है कि तुम्हें बाइनरी लर्न करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ एक भाषा सीखो जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, जिनमें हर एक चीज़ का मतलब होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, हर एक चीज़ कहाँ देना पड़ता है इसको सीखो, और फिर बातें करो, फिर प्रोग्राम्स लिखो, और फिर उनको मेरे पास जमा करो। मेरे पास टेक्निक है कि मैं उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बदल दूंगा। तो अब ये जो कंप्यूटर को कोई भी ऑर्डर देना है तुम्हें, अगर तुम कंप्यूटर से कोई काम निकलवाना चाहते हो, तो फिर वो तुम अब कर सकते हो सक्सेसफुली। कैसे? बाय लर्निंग अ लैंग्वेज। बहुत सारे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी, जावा, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेजेस तुम्हारे सिलेबस में भी है, तुम्हें हर एक लैंग्वेज सीखने को मिलेगा। लेकिन सी लैंग्वेज को कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लैंग्वेज से हर लैंग्वेज ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस कुछ ना कुछ इससे इंस्पायर्ड हुए हैं। तो ये एक कोर लैंग्वेज है जहाँ रेडीमेड सब चीज़ नहीं मिलता है, हमें खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए एज अ प्रोग्रामर इसको सीखने से हमें इंटरनल बहुत सारी बातों का पता चल सकता है। सो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम से शुरू करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। इनको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या होता है ये, और फिर हमें थोड़ी थोड़ी आइडिया आने लगेगी। देखो, जब भी कोई लैंग्वेज तुम लोग सीखते हो, कोई भी इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, जो भी तुम्हें सीखना है, तुम पहले क्या सीखते हो? ABCD, क ख ग, ये सब सीखते हो। फिर तुम वर्ड बनाना सीखते हो, BAT बैट, CAT कैट। फिर तुम उनको सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, और फिर जाके वो, है ना। तो इसी तरह से कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी पहले तो हमें ABCD लिखना चाहिए, जानना चाहिए। ABCD क्या होता है? कुछ कीवर्ड्स जैसे कि इफ, जैसे एल्स, जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है, सॉरी, इफ, एल्स, फॉर, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। मतलब इन वर्ड्स का स्पेसिफिक एक मतलब होता है और उसको उसी तरह से लिखना पड़ता है। FOR फॉर और FOR फॉर में डिफरेंस है। ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, दैट मीन्स स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। सो याद रखना, अगर मैं तुम्हें अभी ये इफ, एल्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं सी के पास, अगर मैं सारे के सारे अभी डिस्कस करने बैठूंगा तो हमारा सारा वीडियो उसी में चला जाएगा। तो इसीलिए जो कीवर्ड्स हमें मिलेंगे, जिनको हम एनकाउंटर करेंगे, जैसे इंट, इस तरह से जब हम कोई भी कीवर्ड्स को एनकाउंटर करेंगे, तब उसका क्या काम है उसको साथ में मैं बोल दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हमने कीवर्ड्स हमारे ABCD हो गए। फिर वर्ड फॉर्म करना, किस सेंटेंस माने किस चीज़ के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, कौन सा कीवर्ड किस काम करता है, ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन। फिर उसको किस पैटर्न से लिखते हैं, कहाँ कॉमा देता है, कहाँ ब्रैकेट पड़ता है, ये सब हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट। तो जैसे कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज हम फ्रेंच सीखने जाएं और आज ही हम फ्रेंच पूरी तरह से सीख ले, ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगता है, आस्ते आस्ते। ये तो जो लोग बिगिनर्स हैं, तुम लोग में से जो लोग बिगिनर्स हैं, तो वो बिल्कुल आप मत घबराओ। थोड़ी थोड़ी अगर आप फॉलो कर सको कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, तो समझ लेना, आगे जाके वो बहुत ईजी होने वाला है। शुरू करते हैं इससे। हैश इंक्लूड stdio.h। नाउ हैश इज अ प्री प्रोसेसर मैक्रो। इसका मतलब ये है, प्री प्रोसेसर मैक्रो का मतलब ये है कि प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले इनको इंक्लूड कर लिया जाए। प्रोसेसिंग काम शुरू करने से पहले इसको हेडर फाइल कहते हैं। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और H स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। तो अगर हेडर फाइल हम ले रहे हैं, इसका काम क्या है? अगर मैं ये हेडर फाइल नहीं देना, सोचना ये एक डिक्शनरी जैसा है। stdio.h के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस जैसे कि ये printf, ये एक फंक्शन है। इसका काम है कोई भी चीज़ स्क्रीन में प्रिंट करवाना। इसी तरह से पावर, स्क्वायर रूट,
टैन, कॉस, इस तरह से बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर रहता है। तो अगर सोचो मैंने ये नहीं लिखा होता, ये प्री प्रोसेसर मैक्रो मैं नहीं लाया होता और फिर इस प्रोग्राम को मैं रन करने के लिए इसको कंपाइल करता, ये कंपाइलर, अगर मैं इसको कंपाइलर के पास दूं तो कंपाइलर मुझे एरर देना चालू कर देगा। वो कहेगा कि मुझे प्रिंट एफ का मतलब क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हेडर फाइल वहाँ है नहीं। लेकिन अगर ये हेडर फाइल है तो फिर एक डिक्शनरी की तरह सोचो कि वो प्रिंट एफ का मतलब एक्चुअली प्रोटोटाइप रहता है, वो मैं आगे जाके और डिटेल्स में, अभी फ़िलहाल शॉर्ट स्टोरी रखते हैं कि प्रिंट एफ क्या करेगा, वो प्रिंट एफ फंक्शन को देखते ही उस हेडर फाइल में जाएगा और वहाँ पे प्रिंट एफ का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या करता है ये फंक्शन, उस फंक्शन को वो समझेगा, फिर आके देखेगा तुमने सारे सिंटैक्स ठीक ठाक लिखे हैं कि नहीं, और फिर जो भी काम उसे पता चला उस हेडर फाइल से वो करेगा। तो फिर stdio आई मीन इस हेडर फाइल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या एक ही हेडर फाइल है? नहीं, बहुत सारे हैं, math.h, फिर string.h, इस तरह के बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। हर एक का जब मैथमेटिकल काम कुछ होगा, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल का, तो अब तुम्हें math.h का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि अलग अलग हेडर फाइल्स क्यों रखा है, एक ही हेडर फाइल में सब कुछ रख देता, उसी को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर मुझे मैथमेटिकल काम करने के लिए और एक हैश इंक्लूड लगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर मैंने सारे के सारे फंक्शंस को एक ही हेडर फाइल में रख दिया तो देखो ये प्री लोड होता है, तो तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है हैवी हो जाएगा अननेसेसरी काम के लिए, जहाँ यहाँ मैथमेटिकल स्ट्रिंग रिलेटेड कोई काम हो ही नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती का उन तरह का सारे फंक्शंस को लेके आके बिठा रहा हूँ। तो इसी से अवॉइड करने के लिए वो लोग स्पेसिफिक हेडर फाइल्स को ही इंक्लूड करवाते हैं, राइट। तो अब आते हैं इंट मेन। जब मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन है जहाँ से कंपाइलेशन शुरू होता है। मेन के बारे में हम लोग और डिटेल्स में जान पाएंगे जब हम लोग फंक्शन चैप्टर में जाएंगे, तब हम जान। अभी फ़िलहाल के लिए इतना सोचो कि हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन रहना ज़रूरी है। और ये इंट किस लिए है? क्योंकि इस प्रोग्राम के लास्ट में हम लोग ने जो रिटर्न करवाया 0, वो एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। तो 0 रिटर्न करवाने से ये पता चलता है कंपाइलर को, अच्छा बीच में कुछ भी रुकावट नहीं आई, कोई भी एरर नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया और तुम्हें मैं 0 रिटर्न करके ये बता रहा हूँ कि सब हो चुका है, तुम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हो, प्रोग्राम बंद कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट शुरू है दैट इज मेन फंक्शन, यहाँ से शुरू हो रहा है और मेन फंक्शन यहाँ खत्म हो रहा है। याद रखना है यहाँ हर ब्रैकेट का अपना अपना मीनिंग है, तुम कहीं पे भी कुछ भी ब्रैकेट नहीं डाल सकते। जो सी प्रोग्राम के डेवलपर हैं, उन्होंने जिस तरह के सिंटैक्स बना के रखे हैं, तुम्हें लैंग्वेज को उसी तरह से सीखना होगा। तुम अपना खुद का कुछ भी बनाओगे तो कंपाइलेशन पे तुम्हें एरर आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाइलर का एक काम तो ये है कि वो हाई लेवल से मशीन लेवल या लो लेवल पे कन्वर्ट करता है तुम्हारे प्रोग्राम को। जैसे ये सब देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसे बाइनरी में बदलना या लो लेवल पे बदलना ये कंपाइलर का काम है। और दूसरी बात, अगर तुमने कहीं पे कुछ एरर किया है, कुछ गलत लिखा होगा, तो वो भी तुम्हें बताया जाएगा कंपाइलर के थ्रू कि ये इस लाइन में गलती है, उसे ठीक कर लो। तो जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो तुम्हारी प्रोग्राम रन नहीं होने वाली। तो प्रिंट एफ देख लो, प्रिंट एफ एक फंक्शन है। अब बोलोगे प्रिंट क्यों नहीं? तो जैसे मैंने कहा कि जिसने लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है उन्होंने जो जो नाम फंक्शन को दिया है तुम्हें भी वही फंक्शन नेम और केस सेंसिटिविटी है, इसीलिए प्रिंट एफ सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ता है, सिंटैक्स ये है, और कोटेशन स्टार्ट करके हमें जो भी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो भी तुम प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे मैंने प्रिंट करवाया दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो ये मैंने लिखा हुआ है, कोटेशन बंद किया हुआ है, ब्रैकेट्स बंद किए हैं, सेमीकोलन से हम ये बताते हैं कि इस लाइन का काम खत्म हो गया। यहाँ तो नहीं दिया सेमीकोलन, यहाँ तो नहीं दिया सेमीकोलन, तो सेमीकोलन का मतलब है इस लाइन का काम खत्म। अगर तुम stdio को यहाँ सेमीकोलन देते हो तो तुम बताते हो तुम्हारा काम यहीं खत्म। क्या उसका काम यहीं खत्म है या आगे भी है? पूरा का पूरा प्रोग्राम में उसे चाहिए। मेन के बगल में भी मैंने सेमीकोलन क्यों नहीं डाला? क्योंकि तुम अगर बोलोगे, तुम बोल रहे हो कि मेन तो खत्म,
लेकिन मेन का बॉडी तो यहाँ शुरू हुआ है ना। सो सेमीकोलन्स कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते हैं ये हम इन द ड्यू कोर्स सीख लेंगे। और लास्ट लाइन जैसे मैंने कहा रिटर्न ज़ीरो, तो रिटर्न ज़ीरो से ये कहा जाता है कि मैं ज़ीरो रिटर्न कर रहा हूँ, सारे के सारे लाइंस मैंने एग्जीक्यूट कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं यहाँ तक आ सका। अगर एरर होता तो कंपाइलर मुझे वहीं रोक देता। तो यहाँ तक आ चुका हूँ, ज़ीरो रिटर्न करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब ठीक ठाक था, तुम प्रोग्राम को नॉर्मल टर्मिनेट कर दो। ओके, सो जैसे रिटर्न 1 तो बोलते हो कि टर्मिनेट करो लेकिन एक एरर मैसेज दे दो। इस तरह से ये हमने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सी लैंग्वेज क्या है उसका एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश की है। आगे के वीडियोस में हम आस्ते आस्ते इसके डेप्थ में जाएंगे और वेरियस प्रोग्राम्स को भी रन करेंगे। थैंक यू।